Hello everyone, hope you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निक्स जो हमें हेल्प करेंगी ये डिसीजंस लेने में। जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एक इन्वेस्टमेंट के। अब उन ऑल्टरनेटिव्स में से कौन से प्रोजेक्ट या कौन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए और कौन से को रिजेक्ट किया जाए, इस चीज़ में हमें हेल्प करेंगी ये टेक्निक्स कि हमें कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और कौन से को रिजेक्ट करना है। इसे हम बोलते हैं रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, रैंक करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को, यानी डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए और कौन से को रिजेक्ट किया जाए। ये हेल्प करते हैं हमें कंपैरेटिव स्टडी में। मतलब दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, तो हमें ये हेल्प करेंगे इसको कंपेयर करने में, एनालाइज करने में कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा मैक्सिमम रिटर्न्स देता है। स्टार्ट करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट टेक्निक्स, वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न टेक्निक्स। ओके, इन ट्रेडिशनल वी हैव payback method, average rate of return method, and in modern techniques we have net present value method, internal rate of return method and profitability index। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज पेबैक मेथड, जो कि रिलेटेड है ट्रेडिशनल टेक्निक से। अब ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है वो हम धीरे धीरे क्लैरिफाई करते रहेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है पेबैक मेथड। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पेबैक मेथड? फर्स्टली, अंडर दिस मेथड द पेबैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड। इस मेथड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड। नेम से क्लियर है, पे बैक पीरियड। दैट मीन्स, पीरियड मीन्स टाइम जिसमें आपका जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाई है वो पे बैक हो जाए, यानी वो आपके पास रिटर्न में आ जाए। सो पे बैक पीरियड इज द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल आउटले टू बी रिकवर्ड। पे बैक पीरियड क्या है? पेबैक पीरियड वो टाइम है जिस टाइम में जितना पैसा आपने प्रोजेक्ट में लगाया है वो आप रिकवर कर लो, यानी उतना पैसा आप उससे कमा लो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोजेक्ट पे 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो ये क्या होगी? इनिशियल आउटले, ठीक है, या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमने 1 लाख इन्वेस्ट किए, तो पेबैक पीरियड में हम क्या करते हैं? पेबैक पीरियड में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने साल में हमें जो 1 लाख रुपीज़ हैं वो रिकवर कर लेंगे, यानी वो पैसा जो है वो एज अ रिटर्न हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और हर साल हमें जो रिटर्न आ रही है दैट इज़ 50,000। तो आप मुझे बताओ कि कितने साल में आप ये जो पैसा है वो रिकवर कर लोगे? द आंसर विल बी 2 ईयर्स। देखो, पहले साल 50,000 रिकवर कर लिया, यानी 50,000 रिटर्न मिल गई। नेक्स्ट ईयर 50,000, यानी हो गया 1 लाख। तो यानी 2 साल में हमने जो ये पैसा है वो रिकवर कर लिया। तो पेबैक पीरियड क्या हो गया? 2 ईयर्स। अब आपने कैसे कैलकुलेट किया इसको? इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000,
बस 50,000 आप हर साल कमा रहे हो उससे, तो कितना हो गया? आंसर इज 2 years. ओके, सो पे बैक पीरियड क्या है? पे बैक पीरियड इज द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल आउटले टू बी रिकवर्ड. पे बैक पीरियड क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें आप जो आपने पैसा लगाया है किसी प्रोजेक्ट पे या एसेट पे, उसको आप रिकवर कर लो, इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड. अब पे बैक पीरियड को कैलकुलेट कैसे करना है? फर्स्ट केस है व्हेन द कैश फ्लोज आर कांस्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल 50,000 हम कमा रहे हैं, तो पे बैक पीरियड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? पे बैक पीरियड विल बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से बताया, तो पे बैक पीरियड कैसे फाइंड आउट करोगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आपने स्टार्टिंग में लगाया, डिवाइडेड बाय कितना पैसा आपको हर साल एज अ कैश इनफ्लो फॉर्म में आ रहा है. देखो, जो पे बैक पीरियड होता है वो बेसिकली हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी है, मतलब जिसमें आपने जो पैसा लगाया है वो आप रिकवर कर रहे हो. देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस. जब आप इसके ऊपर जाओगे, यानी सपोज 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं, तो पे बैक पीरियड आपका हो गया, आपने 1 लाख रिकवर कर लिए, तो उसके बाद जो आप कमाओगे वो आपका होगा प्रॉफिट. तो जो पे बैक पीरियड का टाइम होता है वो क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, क्वेश्चन देखते हैं अब. अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000. प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी 20,000 की, विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years. प्रोजेक्ट की जो लाइफ है या एसेट की जो लाइफ है वो है 5 years. द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू जनरेट कैश फ्लो ऑफ 1,000. हर साल हमें 1,000 जो है वो एज अ कैश इनफ्लो मिलता है. इट्स 10,000 एवरी ईयर. वट इज़ द पे बैक पीरियड? अब पे बैक पीरियड क्या होगा यहाँ पे? सो पे बैक पीरियड जैसे हमने डिस्कस किया, कैसे निकालते हैं? इनिशियल आउटले कितना है? 20,000. कितना हर साल मिल रहा है? 10,000. यानी हमारा पे बैक पीरियड कितना हो गया? 2 years. देखो, वैसे भी ये क्लियर है, अगर 20,000 आपने लगाया, 10,000 हर साल आपको इनफ्लो हो रहा है, इट्स 10,000. बच्चे, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हेयर 1,000, इट्स 10,000. Okay, so if I'm getting 10,000 return every year, that means in 2 years I'll be able to recover all the amounts that I have invested. 2 साल में मैंने जितना पैसा लगाया है वो रिकवर हो जाएगा. तो पे बैक पीरियड कितना हो गया? 2 years. Okay, is it clear? But now next point is when cash flows are not constant. अब ऐसा तो नहीं ना हर साल आपको 50,000 ही कैश फ्लोज आते रहेंगे, हर साल आपको 2,000 ही आते रहेंगे या 3,000 ही आते रहेंगे. हो सकता है ना एक पहले साल में आपको 4,000 आए, अगले में 5,000 आए, फिर 3,000 आए, ऐसा हो सकता है. तो इस केस में पे बैक पीरियड कैसे फाइंड आउट किया जाए? When the cash flows are not constant, that means they are changing. So in this, payback period is calculated by adding the cash flows until they are equal to investment. इस केस में हम कैश फ्लोज को ऐड करके उस पॉइंट तक लेकर जाते हैं जब तक वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाता, और जब वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है वो पॉइंट होता है हमारा पे बैक पीरियड. अभी समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. अब क्वेश्चन देखते हैं. अ मशीन रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटले ऑफ 70,000. मशीनरी में आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है 70,000, यानी इनिशियल आउटले कितना हो गया? 70,000. एंड इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग्स, और अर्निंग्स किस तरीके से हैं? 6,000 इन द फर्स्ट ईयर, 12,000 in the second year,
17,000 in the third year, 20,000 in the fourth year, 20,000 in the fifth year and 25,000 in the sixth year. ये 1 to 6 ईयर का हमें डेटा गिवन है. कैलकुलेट द पे बैक पीरियड मेथड. हमें पे बैक पीरियड मेथड जो है वो फाइंड आउट करना है. अब देखो, पहले साल की बात करें तो पहले साल हमने कितना अर्न किया? 6,000. तो पहले साल कितना रिकवर हो गया? 6,000. दूसरे साल हमने कितना अर्न किया? 12,000. ओके, अब हमने कितना रिकवर कर लिया पैसा? देखो, 6,000 हमने ऑलरेडी रिकवर कर लिया था. अब हमने 12,000 और रिकवर कर लिया, तो यानी कितना रिकवर कर लिया? 18,000. मतलब सेकेंड ईयर के एंड में हमने कितना रिकवर कर लिया? 18,000. तो 2 साल में कितना रिकवर हो गया? 18,000. तीसरे साल में हमने करा 17,000 रिटर्न. 18,000 ऑलरेडी कर चुके थे, इस साल कर लिया 17,000. तो टोटलिटी में कितना कर लिया हमने अब तक? 18 + 17 यानी 35,000. बेसिकली हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. जैसे हम फाइंड आउट नहीं करते थे उसमें मैथ्स में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इन द सेम वे वी आर कैलकुलेटिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. बट अगर आपको वो नहीं भी पता तब भी ये देखो, बस हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस साल के एंड तक हमने कितना पैसा रिकवर कर लिया. अब फोर्थ इज, कितना रिकवर किया हमने फोर्थ में? 20,000. पहले से 3 सालों में कवर कर चुके थे 35,000, इस साल कवर किया 20,000. तो इन टोटलिटी 4 साल तक हमने कितना रिकवर कर लिया? 55,000. फिर फिफ्थ ईयर में हमने रिकवर किया कितना? 20,000, फिर से 20,000. तो अब हमने कितना रिकवर कर लिया? अब तक 55 पहले कर लिया था, 20 अब, यानी 75,000. मतलब फिफ्थ ईयर में तक हमने कितना रिकवर कर लिया पैसा? 75,000. अब आउटले कितना है? 70,000. हमने कितना कमा लिया? 75,000. मतलब अगर हम ये जाने कि 75,000 हमने कब तक कमाया, तो हमने कमाया 5 सालों में. बट हमें तो जानना है कि 70,000 हमने कितने साल में कमाया. तो अब देखो, 70,000 हमने कमाया, 4 साल तो पूरे लग गए. बट अब जब 5वें साल की बात आई, मतलब 4 साल कुछ महीनों में हमने 70,000 जो है वो कमा लिया होगा, है ना. यानी 55 तो हमने 4 सालों में ही कमा लिया था. अब फिफ्थ ईयर में हमें कितने पैसे चाहिए थे? हमें कितना कमाना था? 15,000. बट हमने कमाया कितना? 20,000. मतलब अगर पे बैक टाइम की बात करें तो 15,000 होता ना. तो जब मतलब हमने 15,000 कमा लिया होगा, वो हमारा होगा पे बैक पीरियड मेथड. बट हमने कमाया इस साल 20,000. तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 15,000 हमने कब तक कमा लिया होगा. तो अब देखो, 20,000 हमने कमाया 12 महीनों में, तो 15,000 हमने कितने महीनों में कमाया? यूनिटरी मेथड वही 12 × 55, 15,000 का निकालना ना. तो मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, डिवाइड कर दिया 20,000 से. ये आ गया हमारे पास 9, यानी 9 मंथ्स. मतलब 20,000 अगर हम 12 महीने में कमाते हैं, तो 15,000 हम कितने महीने में कमाएंगे? 9 मंथ्स में. तो यानी एक तो हो गया 4 साल कंप्लीट, और सेकंड हमें कितने महीने लगे अगले साल में? 9 मंथ्स. तो पे बैक पीरियड हो गया 4 years 9 months. ओके, सो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड. अब ये देखो, यहाँ पे ये है ना, हमने निकाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. पहले साल में 6,000 रिकवर किया, अगले में 18, फिर 35, फिर 55, फिर यहाँ पे कवर कर लिया 75. बट हमें ये जानना है कि हमने 70,000 कितने टाइम में रिकवर कर लिया होगा. अब ये 20,000 अगर हमने 12 महीने में कमाया है, तो 15,000 हमने कितने महीने में कमा लिया होगा. बिकॉज जब हमने 15,000 कमा लिया होगा,
वो टाइम होगा हमारा पे बैक पीरियड मेथड, मतलब वो टाइम होगा हमारा पे बैक पीरियड। ओके, सो पे बैक पीरियड आ गया 4 years 9 months। क्लियर है? सो अगर कैश फ्लोज जो हैं वो हमारे पास अनइक्वल होते हैं तो हम इस तरीके से पे बैक पीरियड को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट। अब पे बैक पीरियड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब कैसे सिलेक्ट किया जाए कि कौन से प्रोजेक्ट को चूज किया जाए और कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाए। अब मेरा पर्सनली आपसे क्वेश्चन ये है, एक का पे बैक पीरियड है 2 years, मतलब जितना पैसा आप लगाते हो वो 2 साल में वापस आ जाता है, और एक का पे बैक पीरियड है 4 years। तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली 2 years में, जिसमें जल्दी से पैसा रिकवर हो रहा है। सो अगर हम बात करें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? प्रोजेक्ट विद लीस्ट पे बैक पीरियड, जिसका लीस्ट पे बैक, कम से कम पे बैक पीरियड होगा, उसको आप सिलेक्ट कर दोगे, यानी जो जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर कर रहा होगा। और अगर हम बात करें सिंगल प्रोजेक्ट की, मतलब आपके पास जब एक ही प्रोजेक्ट है और आपको सिलेक्ट करना है कि इसे एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, तो उस केस में जो भी स्टैंडर्ड रेट है, यानी जो भी, या फिर जो भी बिजनेस ने पहले से डिसाइड कर रखा है, अगर पे बैक पीरियड उससे, मतलब उसके जितना या उससे कम होगा तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने डिसाइड किया था, कंपनी ने पहले से डिसाइड किया था कि कोई भी प्रोजेक्ट तभी सिलेक्ट किया जाएगा जब उसका पे बैक पीरियड 5 साल तक होगा या 5 साल से कम होगा। ओके, तो 5 years हो गया स्टैंडर्ड रेट। अब पे बैक पीरियड जिसका 5 years या 5 years से कम होगा उसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट, और जिसका 6 years 7 years या 10 years, मतलब 5 years से ज़्यादा होगा, उसे हम कर देंगे रिजेक्ट। ओके, सो सिंगल की बात करें तो प्रोजेक्ट इन विच एक्चुअल पे बैक पीरियड इज लेस देन द स्टैंडर्ड और प्री डिटरमाइंड रेट दैट विल बी सिलेक्टेड। स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड कंपनी ने ऑलरेडी सेट कर रखा है, या जो भी प्री डिटरमाइंड रेट है, अगर उससे कम होगा पे बैक पीरियड तो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसे कोई भी पर्सन इजीली समझ सकता है, चाहे उसको फाइनेंस की नॉलेज है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन लिक्विडिटी। इस मेथड में हमने जो फोकस किया है दैट इज़ ऑन लिक्विडिटी। हम उस मेथड को चूज़ करते हैं जिसमें जल्दी से जल्दी हम पैसे को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो लिक्विडिटी पे फोकस करता है। तो यानी जो कंपनीज जिन पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज दिस मेथड फॉलोज शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट। ये जो मेथड है वो शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट को जो है वो कंसीडर करता है, मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट को इतना कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर कंपनीज विच फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम। एज आई हैव डिस्कस कि इसका जो फोकस है वो लिक्विडिटी पे है। तो जो कंपनीज लिक्विडिटी क्राइसिस होती हैं, जहाँ पे जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करती हैं, यानी लिक्विडिटी मीन्स जहाँ पे कैश नहीं होता, कैश अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रही हैं तो उनके लिए ये मेथड बहुत ही सुटेबल है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर द कंपनीज विच एम्फसाइज ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है पे बैक पीरियड का, वो शॉर्ट टर्म रहता है। तो जो कंपनीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, उनके लिए ये मेथड
जो है वो बहुत ही सुटेबल है. ओके, सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ पेबैक पीरियड मेथड. नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पेबैक पीरियड मेथड. एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास सपोज 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी. प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करनी है 10,000 की और बी में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट मीन्स इनिशियल आउटले कितना है 10,000. और कैश फ्लोस हैं हमारे, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो ए प्रोजेक्ट से हमें मिलता है 5,000 फर्स्ट ईयर में रिटर्न और बी प्रोजेक्ट में फर्स्ट ईयर में रिटर्न मिलता है 3,000. सेकेंड ईयर की बात करें तो ए प्रोजेक्ट से रिटर्न है हमारा 5,000 और बी प्रोजेक्ट से रिटर्न है 2,000. ओके. थर्ड ईयर की बात करें तो ए प्रोजेक्ट से हमारा रिटर्न है 4,000 एंड बी प्रोजेक्ट से हमारा रिटर्न है 5,000. ओके. देन फोर्थ ईयर की बात करें तो ए प्रोजेक्ट से हमारा रिटर्न है 2,000 एंड बी प्रोजेक्ट से हमारा रिटर्न है 20,000. फिफ्थ ईयर की बात करें तो ए प्रोजेक्ट से हमारा रिटर्न है 2,000 एंड बी प्रोजेक्ट से हमारा रिटर्न है 25,000. ओके. तो हमारे पास ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं और अब हमें एनालाइज करना है कि हम किस प्रोजेक्ट को चूज़ करें. तो सपोज वी आर यूजिंग पेबैक मेथड. तो पेबैक मेथड के अकॉर्डिंग पेबैक मेथड में क्या फाइंड आउट करते हैं, पेबैक पीरियड. तो ए प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड क्या है, देन योर आंसर विल बी 2 years. 10,000 लगाया, पहले साल 5,000 मिल गया, दूसरे साल 5,000 मिल गया, यानी 2 साल में हमने पैसा रिकवर कर लिया. ओके. और बात करें प्रोजेक्ट बी की, तो प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड क्या है, पहले साल 3,000, अगले साल 2,000, यानी 2 साल में 5,000, फिर 5,000, यानी इसका पेबैक पीरियड हो गया 10,000. तो अब आप मुझे बताओ पेबैक मेथड के अकॉर्डिंग कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा. द आंसर विल बी ए प्रोजेक्ट, बिकॉज ए प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कितना है 2 years और बी का पेबैक पीरियड कितना है 3 years. तो हम सिलेक्ट कर लेंगे ए प्रोजेक्ट. ठीक है. बट अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबल कौन सा है लॉन्ग टर्म के लिए, बी प्रोजेक्ट, क्योंकि हम देखो 4th ईयर में 20,000, 5th ईयर में 25,000. इनिशियली वो हमें इतना रिटर्न नहीं दे रहा, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है. बट इस मेथड में तो हम उसे कंसीडर ही नहीं कर रहे. इसमें तो हम सिर्फ बस इनिशियल जो कैश फ्लोज हैं उसी को देख रहे हैं. ठीक है. तो सो पेबैक पीरियड मेथड में हम सिर्फ पेबैक पीरियड को ही देखते हैं, उसके बाद के जो कैश फ्लोज हैं उसको कंसीडर नहीं करते. यानी उसके बाद अभी इसका रिटर्न्स देखे जाएं तो ए प्रोजेक्ट के रिटर्न्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, बट वो उसको तो हमने कंसीडर ही नहीं किया. हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखा. इसमें जो ये मेथड है उसमें हम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते. अब जैसे अगर हम लॉन्ग टर्म सोचते तो बी प्रोजेक्ट अच्छा है, बट इस मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा सिलेक्ट होगा, ए प्रोजेक्ट. ओके. सो डीमेरिट्स इसके क्या हो गए, पहले तो इट डजंट कंसीडर, ये मेथड जो है वो कंसीडर नहीं करता कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड के बाद क्या कैश फ्लोज हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाता. ठीक है. अब देखते हैं डीमेरिट्स इसके. फर्स्ट वन इज इग्नोर्स कैश इनफ्लोज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड के बाद जो कैश फ्लोज होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं.
दिस मैथड डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो मैथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। अब देखो 100 रुपीज़ की जो आज वैल्यू है, यानी 100 रुपीज़ में आज जो चीज़ें आप परचेज कर सकते हो, क्या फ्यूचर में भी उसकी वही वैल्यू रहेगी? अगर आप अपने बचपन को याद करो तो 100 रुपीज़ में कितनी चीज़ें परचेज हो जाती थी, बट आज आप 100 रुपीज़ में उतनी चीज़ें परचेज कर सकते हो? द आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होती है, बट ये मेथड उसको कंसीडर नहीं करता। सो ये जो मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। ओके, ये इसकी क्या है? डीमेरिट है। क्लियर है? होप आपको ये मेथड क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.